हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से दोस्तों ये रिलेटेड होगा। दोस्तों इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे जो कि बाइलिंगुअल होगा। दोस्तों हिंदी में भी क्वेश्चन होगा एज वेल एज इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा। और दोस्तों जो ये मैं पेपर आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ये लॉ का प्रीवियस ईयर पेपर है। और दोस्तों ये पेपर कब का है? ये 29th बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन जो हुआ था 2017 में, वही 2017 का साथियों पेपर है और इसी पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको लगता होगा कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे। वहाँ पे एक 400-450 का मेंबर का एक ग्रुप होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। साथियों इसी के साथ साथ मैं उत्तराखंड का भी प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ। अगर उसका भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और साथ साथ आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों देखिए ये लॉ का पेपर है और ये सीरीज़ कौन सा है? ये सीरीज़ सी वाला सीरीज़ है। और जब 2017 में पेपर होता था तो इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता था। और कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होता था? तो साथियों ये 150 क्वेश्चन आता था और 150 नंबर का ये पेपर होता था। मीन्स कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आता था और यही पेपर होता था। और हमारे पास टाइम जो दिया जाता था इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता था। दोस्तों इसमें जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ, इसमें मैं 75 क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्योंकि दोस्तों इसका पीडीएफ बहुत बड़ा हो जा रहा था और इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें दिए हैं। जब 2017 का आप पेपर सॉल्व करेंगे, मीन्स कि जो 29th नंबर का जुडिशरी एग्जामिनेशन का ये पेपर सॉल्व करेंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत लेंदी दिया है। तो मैंने 75 क्वेश्चन, ये पार्ट फर्स्ट इसको मैंने नाम दिया, ये पार्ट फर्स्ट हमारा हो जाएगा। दोस्तों पार्ट सेकेंड हम आपके सामने वो इसके बाद हम पार्ट सेकेंड भी अपलोड कर देंगे जैसे मैंने अपने उत्तराखंड जुडिशरी के लिए किया है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन था, अब इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं लगाना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमारा, रूल अगेंस्ट परपेचुटी गिवन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अफेक्ट एनी रूल ऑफ। ये किसको अफेक्ट नहीं करता है? ये किस रूल को अफेक्ट नहीं करता है? इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में देखिए। कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दिया गया शाश्वतता के विरुद्ध नियम किस नियम पर प्रभाव नहीं डालता है? तो साथियों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो मुहम्मदन लॉ होता है, मीन्स कि जिसको हम लोग मुहम्मदन विधि कहते हैं, इसके ऊपर क्या करता है? शाश्वतता के मीन्स कि रूल ऑफ परपेचुटी इनके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। हिंदू लॉ पे डालता है, क्रिश्चियन लॉ पे डालता है और नन ऑफ द एबव यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी इनका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर पहला का ये बी होगा। ये मुहम्मदन लॉ की बात कर रहा है। साथियों सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आर। जो स्टैंडिंग टिम्बर होता है जिसको खड़ा कास्ट हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है? ये किस तरह की चीज़ें होती है? दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत खड़ा कास्ट क्या है? अब खड़ा कास्ट किसको कहते हैं? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, अस्थावर संपत्ति नहीं। खड़ा कास्ट हम उसको कहते हैं जो अस्थावर संपत्ति नहीं होता है। खड़ा कास्ट वो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बेचने के पर्पज से ही इस्तेमाल करते हैं। जो अस्थावर संपत्ति नहीं होता है उसको हम लोग खड़ा कास्ट के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मीन्स की संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत लिखत से अभिप्रेत है। जो हम लोग लिखत कराते हैं, मीन्स की लिखा पढ़ी करवाते हैं, इससे क्या अभिप्रेत है? इसका क्या मतलब होता है? तो लिखत से अभिप्रेत है ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से इसका मतलब है। मीन्स कि एक अवसीयती लिखत से इसका मतलब होता है। किससे? जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंदर लिखत से अभिप्रेत है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा साथियों, कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक लिखत को वैध अनुप्रमाणन के लिए आवश्यक है कि, मीन्स की जो लिखत होता है इसके लिए वैध अनुप्रमाणन, मीन्स की इसके गारंटर के बारे में बात कर रहा है। इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखिए साथियों। फॉर अ वैलिड अटेस्टेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इट इज नेसेसरी दैट। ये किस चीज़ के लिए नेसेसरी होता है? तो साथियों ये नेसेसरी होता है ईच अटेस्टिंग विटनेस मस्ट साइन, मीन्स की जिसके द्वारा टेस्ट किया जा रहा है उसका क्या होगा? यहाँ पे सिग्नेचर होगा। द इंस्ट्रूमेंट जो लिखत होगा, जो कागज जो दस्तावेज होगा उस पर साइन उनका कराया जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटर, जो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा उसी के समक्ष क्या कराया जाएगा? उसका निष्पादन कराया जाएगा और उनका क्या कराया जाएगा? वहाँ पे साइन कराया जाएगा। इसी के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन दिया है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके समझना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ए हैज़ अ वाइफ
ए हैज़ अ वाइफ बी एंड सन सी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को बहुत घुमा घुमा के पूछा है। ए हैज़ अ वाइफ बी एंड सन सी, सी इज़ द कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख पेड टू द हिम बाई हिज मदर। B executed a dead body by the registered instrument, did by a registered instrument, releasing his share of inheritance to A property. A dies and C claim his share in A properties. Which of the following is the correct? यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ लीजिए। हिंदी में कह रहा है ए की एक पत्नी बी और एक पुत्र सी है। सी अपनी माँ बी से ₹5 लाख के प्रतिफल के भुगतान पर ए की संपत्ति में अपने हिस्से के उत्तराधिकार को छोड़ते हुए एक रजिस्ट्रीकृत लिखत निष्पादन करता है। ए की मृत्यु हो जाती है एवं ए की संपत्ति में सी अपने हिस्से का दावा करता है। निम्न में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ये कथन दिया है इसमें से कौन सा सही है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया है वो बी वाला। बी वाले में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है सी अपने लिखत से बाध्य नहीं है। सी जो है अपने लिखत से बाध्य नहीं है तथा ए की संपत्ति अपने हिस्से का दावा कर सकता है। अब इसी आंसर को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में कह रहा है सी इज़ नॉट बाउंडेड बाय हिज इंस्ट्रूमेंट एंड कैन क्लेम हिज शेयर इन द एस प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए एग्रीज टू सेल टू बी अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गन बैग्स डिलीवर्ड ऑन द फ्यूचर डे। gunny bag delivered on the future day before the due date. B assign his beneficial interest in the contract to C. A commits a breach of contract. Which of the following is correct? मीन्स कि इसमें एक उनको गनी बैग देना था लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इस ट्रांजेक्शन को उन्होंने ब्रीच कर दिया। अब ब्रीच कर दिया तो उनके ऊपर क्या लागू होगा। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखिए। ए कुछ टाट के बोरे बी को बेचते हुए भविष्य में एक दिन दी जाती है करार करता है। दे तिथि के पूर्व बी संविदा में अपने लाभप्रद हित को सी के अंतर्गत कर देता है। ए संविदा भंग करता है। निम्न में से कौन सा सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। सी टाट के बोरे न देने हेतु ए पर नुकसानी का वाद ला सकता है। साथियों आप सभी को ऑलरेडी पता है कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस जो आदमी ब्रीच करता है उससे क्या लिया जा सकता है, उससे कंपनसेशन लिया जा सकता है, उससे नुकसानी वहाँ पे वसूला जा सकता है और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन का आंसर आप हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में क्या कह रहा है, तो 6 वाले का यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर ए ही होगा। सी इज इंटाइटल्ड टू स्यू ए फॉर डैमेजेस फॉर नॉट डिलीवरिंग द गनी बैग्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है provision based on doctrine of acceleration under the transfer of property act 1882 की बात करता है। मीन्स की संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत त्वरण के सिद्धांत पर आधारित उपबंध है। तो ये किसमें बताया गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 27 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। मीन्स कि इसका आंसर जो करेक्ट होगा ये क्वेश्चन नंबर 27 का इसका सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे साथियों मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ए ऑस टू adjoining properties X and Y. A sell the property X to B and the imposes a condition that for the more beneficial enjoyment of the property Y, B shall kept open a portion of property X and will not build upon it. Which of the following is correct के बारे में पूछ रहा है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसी क्वेश्चन को हिंदी में यहाँ से आप रीड कर लीजिए साथियों। ए दो परस्पर सटी हुई संपत्तियों X और Y का स्वामी है। ए संपत्ति X B को बेच देता है तथा एक शर्त अधिरोपित करता है कि संपत्ति Y के अधीन फायदाप्रद उपभोग हेतु B संपत्ति X को एक भाग को खुला रखेगा तथा उस पर कोई निर्णय नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो निम्नलिखित कथन दिया गया है इसका सही मार्क क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। द कंडीशन इज वैलिड, जो यहाँ पे शर्त लगाई गई है वो शर्त क्या होगा, यहाँ पे वो शर्त वैध होगा। इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ लैंड टू बी, सी स्यूड ए फॉर द पोजीशन ऑफ द लैंड while the suit is pending. B transfer the land to D. A dies and C obtain a decree for the possession against B
लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए इज डी टाइटल अफेक्टेड बाय द रूल ऑफ लिस्पेंडेंस सो एज टू बी सब्जेक्ट टू द सी डिक्रीज। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर मार्क करना है। अब आप हिंदी में क्वेश्चन को देख लीजिए। ए एक भूमि का दान बी को करता है, सी उक्त भूमि के कब्जे हेतु ए पर वाद खारिज करता है, वाद लंबित रहने के दौरान बी उक्त भूमि डी को अंतरित कर देता है, ए की मृत्यु हो जाता है तथा ए के विधिक प्रतिनिधि के रूप में बी के विरुद्ध सी कब्जा की डिक्री प्राप्त करता है। क्या डी का हक सी को डिक्री के विषय में हेतु लंबित वाद के नियम से प्रभावित है? क्या इस प्रकार का कोई नियम उसको प्रभावित कर सकता है? तो जी, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी मार्क किया जाएगा। नहीं कर सकता है, क्योंकि बी से डी को अंतरण के समय बी वाद का पक्षकार नहीं था। ये जो बी था उस समय वाद का पक्षकार नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा तो ये बी वाला ही मार्क किया जाएगा। नो, बिकॉज बी वॉज नॉट अ पार्टी एट द सूट एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर बाई बी टू डी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हैंड ओवरिंग द पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड बंधक संपत्ति का कब्जा प्रदान करना आवश्यक होता है। तो कब आवश्यक होता है, कैसे आवश्यक होता है? तो ये इंग्लिश मॉर्गेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अंग्रेजी बंधक के द्वारा इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर दिया गया है जो कि करेक्टली मैच है क्वेश्चन नंबर 11 का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों सी वाला होगा। राइट ऑफ यूसुफैक्टरी मॉर्गेज टू रिसीव पोजीशन, सेक्शन नंबर 62 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। अब इसी बात को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हिंदी में दिया गया, निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आप सभी को पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11 का वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। कब्जा प्रत्युद्धरण का भोग बंधक द्वारा अधिकार धारा 62 के अंतर्गत ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रिलीफ फ्रॉम इक्विटी कोर्ट कुड बी ऑब्टेन, इसको कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? साम्य न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। जो इक्विटी कोर्ट होता है वहाँ से जो होता है अनुतोष रिलीफ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों सी होगा। बोथ बिफोर और आफ्टर डिसीजन ऑफ द कॉमन लॉ कोर्ट के बारे में बात आ रहा है, और यही कॉमन लॉ न्यायालय के निर्णयों के पूर्व या पश्चात दोनों के द्वारा किया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इक्विटी कोर्ट कुड बी अप्रोच्ड, जो इक्विटी कोर्ट है उसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है? एज अ मैटर ऑफ ग्रेस के रूप में वहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है। साम्य न्यायालय में पहुँच हो सकती है कैसे? अनुग्रह स्वरूप के द्वारा यहाँ पे पहुँच हो सकती है। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका साथियों बी वाला करेक्ट आंसर होगा। यही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 हमको कहता है एन इक्विटेबल इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो साम्य हित एक हित है जिसे मान्यता प्रदान की गई थी। किसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? तो साथियों इसको मान्यता प्रदान की गई थी द कोर्ट ऑफ चांसरी के द्वारा, मीन्स जो चांसलरी का न्यायालय था उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया था? मान्यता प्राप्त किया गया था, मान्यता प्रदान कराया गया था। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। A transfer of rupees 10,000 in 4% to B interest to pay the interest annually occurring due to C for his life. A dies, then C dies. Which of the following is the correct के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो करेक्ट आंसर साथियों मार्क किया जाएगा वो बी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बी होल्ड द फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात कर रहा है। इसका हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। ए 4% में रुपये 10,000 का हस्तांतरण बी को न्यास में करता है कि बी प्रतिवर्ष प्रतिभूत होने वाले ब्याज सी को जीवन पर्यंत भुगतान करता रहेगा। ए मर जाता है, अगर ए मर जाता है तो क्या होगा यहाँ पे? तो जो 15 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा वो साथियों बी वाला मार्क किया जाएगा। बी निधि का संधारण ए के विधिक प्रतिनिधियों के फायदे के लिए करता रहेगा, मीन्स कि उसी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वो देता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। वेयर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी कंसिस्टेड ऑफ मनी एंड कैन नॉट बी अप्लाइड इमीडिएटली और एट एनी अर्ली डेट टू द पर्पज ऑफ द ट्रस्ट, द ट्रस्टी इज बाउंड सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन कंटेंट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट टू इन्वेस्ट द मनी ऑफ द स्पेसिफिक सिक्योरिटीज एंड नो अदर्स
विच सेक्शन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 कंटेंट इन दिस प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा है, जहाँ की न्यास संपत्ति मुद्रा धन है तथा वहाँ न्यास के प्रयोजनों के लिए अविलंब या नज़दीकी तारीख पर उपयोजित नहीं की जा सकती है, जहाँ वहाँ न्यास लिखित में अंतर्विष्ट किसी निर्देशन के अधीन रहते हुए उस मुद्रा को विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के निवेश हेतु बाध्य है, न कि किन्हीं अन्य में। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में उपबंधित किया गया? तो साथियों जो 16 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो 16 का आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 20 के अंतर्गत ये किया जा सकता है और ये किस में बात कर रहा है? भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट डील्स विथ द लाइबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात कर रहा है। भारतीय न्यास अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा न्यास भंग के लिए दायित्व की चर्चा करता रहता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का आपका करेक्ट आंसर होगा धारा 23 के अंतर्गत ये बात कर रहा है। डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। मेन एम आपका यही है कि आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद से आपको बैठ करके प्रैक्टिस करना है। मीन्स की क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद से आप अपना बैठेंगे लगाने के लिए। कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आप लगाइए, आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। द वर्ड एंड एक्सप्रेशन अंडर इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बट नॉट डिफाइंड इन द एक्ट हैव मीनिंग एज डिफाइंड इन द। ये मीनिंग कहाँ डिफाइंड किया गया है? ऐसे शब्द एवं पद जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उनके वे ही अर्थ होंगे जैसा कि परिभाषित है। तो 18 का साथियों जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ दिया गया? भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। ठीक, मीन्स की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 7 की बात कर रहा है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के प्रत्युदाहरण की चर्चा करता है? तो साथियों आप सभी को पता है कि सेक्शन नंबर यहाँ पे 7 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे 20 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। एक मिनट साथियों, अब साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल अंडर सेक्शन नंबर 15 के बारे में ये बात कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर हिंदी में अब देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संविदा जो विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं है, धारा 15 के अंतर्गत ये सम्मिलित नहीं है। निगेटिव वे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज, इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों एन एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। मीन्स कि मैं आपकी बात मान ले रहा हूँ, आप मेरी बात मान लो, ये क्या हो जाता है? एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक प्रकार का ये करार हो जाता है। क्वेश्चन को हिंदी में देखिए। प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों का प्रत्येक संवर्ग जो एक दूसरों के लिए प्रतिफल हो कहलाता है, इसको करार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। हिंदी में इसी क्वेश्चन को देखिए, स्वीकृति की संसूचना प्रतिग्रहण के विरुद्ध पूर्ण होती है। अब इसको कब पूर्ण मानी जाती है? तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला होगा। जब यह प्रस्ताव की जानकारी में आ जाता है तब उसको पूर्ण माना जाता है। इसी आंसर को यहाँ पे इंग्लिश वाले आंसर को देख लीजिए। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब उसके नॉलेज में आ जाती है तभी तो माना जाएगा कि हाँ ये पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है। पता चले कि उसके नॉलेज में नहीं आया और हम समझ लें कि पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में बात कर रहा है टेंडर इज, टेंडर क्या होता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है, टेंडर क्या होता है? तो टेंडर आप सभी लोगों को पता है, एन इन्विटेशन टू ऑफर होता है, प्रस्तावक के लिए एक आमंत्रण होता है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सिंपल क्वेश्चन पूछा है जो कि एज यूजुअल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एन एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये क्या होता है साथियों? आप अगर किसी का शादी ब्याह रुकवा रहे हैं तो ये किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो साथियों ये वॉइड होता है, ये शून्य होता है। विवाह अवरोधित करार क्या होता है? शून्य होता है। और ये हमें देखने के लिए कहाँ से मिलता है? सेक्शन नंबर 25
24 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डील करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है। बात हम करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस। देखिए, एक प्रस्तावक को वचन में परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। द एक्सेप्टर ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसको हिंदी में देख लीजिए। एक प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्ण और बिना किसी शर्त की होनी चाहिए, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं साथियों। अ प्रपोजल कैन बी रिवोक बाय द प्रपोजर, मीन्स कि प्रस्तावक द्वारा एक प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है? 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी होगा, ऑल ऑफ द एबो, इन सभी के द्वारा। जैसे ऑप्शन ए कह रहा है by the communication of notice by the proposer to the other party। बी में कह रहा है by the lapse of the time prescribed in such proposal for the acceptance। थर्ड कह रहा है by the failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to the acceptor। all of the above की यहाँ पे बात कर रहा है। हिंदी में देख लीजिए, प्रस्तावक द्वारा दूसरे पक्ष को नोटिस दे करके। बी, प्रस्तावक के अंतर्गत विहित स्वीकृति के लिए समय सीमा को समाप्त होने पर। और तीसरा कह रहा है प्रतिग्रहण द्वारा स्वीकृति से पहले निर्धारित शर्त को पूरा करने पर यह किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं साथियों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर इसका होगा? अब देख लीजिए, हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित होगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क होगा साथियों, ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क होगा। डी वाले में क्या कर रहा है? ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। अगर हम फ्री कंसेंट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 14 में हमको फ्री कंसेंट देखने के लिए मिल जाता है। एंड पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, और जो लॉफुल कंसिडरेशन होता है उसी लॉफुल कंसिडरेशन की बात की जाती है। एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय द लॉ एज वॉइड, उसी के बारे में ये सब बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसका हिंदी में देख लीजिए, सभी करार संविदाएं होती हैं यदि वे सक्षम पक्षकार के बीच स्वतंत्र सहमति से विधिमान्य प्रतिफल और उद्देश्य के लिए गठित होती हैं और विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य करार घोषित न होने पर ये किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द इनिशियल स्टेज सीजेस टू द इनफोर्सिएबल सीक्वेंसली ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ अनफॉर्सीन फैक्टर्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बी। इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? आरंभ में एक वैध संविदा जो कुछ अदृश्य कारणों के हस्तक्षेप के कारण परिवर्तनीय नहीं हो पाता है, ऐसे संविदा को क्या कहा जा सकता है? 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी होगा, बिकम वॉइड सिंस द लिमिट इट सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल के बारे में बात कर रहा है। अब हिंदी में इसी को देख लीजिए, हिंदी में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला होगा, जिस समय से उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता शून्य करार दी जाएगी, उसको क्या कहा जाएगा? उसको शून्य करार कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इन इंडियन लॉ अ वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज, मीन्स कि जो भारतीय करार जो भारतीय संविदा है उसके अंतर्गत वेगरिंग को क्या कहा जा सकता है? तो 29 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसको ट्रीटेड एज वाइड कहा जाएगा। मीन्स कि जो पद्म का करार होता है वो वाइड होता है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। भारतीय विधि में पद्म का करार मीन्स कि बाजी का करार क्या होता है? शून्य माना जाता है। आप देखने के लिए आपको मिल जाएगा सेक्शन नंबर 24 से लेकर के सेक्शन नंबर 30 के बीच के में, जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अ पर्सन हु फाइंड गुड बिलोंगिंग टू द अनदर एंड टेक देम इन द कस्टडी इज द सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्सिबल इन द सेम वे एज एन। एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का सामान पाता है और उसे अपने अभिरक्षा में रख लेता है, उसका दायित्व उसी प्रकार का होता है जैसा कि एक कैसा होना चाहिए? तो 30 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। बेली देयर ऑफ मीन्स की उपनिहिति के तरह से उसका अधिकार होता है, वहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। एन एजेंसी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टर्मिनेटेड बाय, मीन्स कि इसका हिंदी में देखिए, संविदा विधि के अंतर्गत एक अभिकरण एजेंसी समाप्त हो जाती है। कब वो समाप्त हो जाती है? तो 31 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, डी होगा, उपरोक्त सभी, मीन्स कि सभी कंडीशन को पूरा कर करके ये किया जा सकता है। प्रिंसिपल रिवॉकिंग हिज अथॉरिटी पहला कर रहा है। बी कर रहा है द डेथ ऑफ द ईदर प्रिंसिपल और एजेंट। सी कर रहा है प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, जब हो जाता है तब ये किया जा सकता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं साथियों। द लायबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज,
मीन्स कि प्रत्याभूत संविदा के अंतर्गत जमाकर्ता का दायित्व होता है। किस प्रकार का दायित्व होता है? तो साथियों 32 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। मुख्य ऋणदाता के साथ सम विस्तरणीय इसका होता है, मीन्स कि को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेटर्स की बात यहाँ पे कर रहा है 32 में। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं, ए एग्रीज टू सेल अ हॉर्स ऑफ वर्थ रुपीज 5000 फॉर रुपीज 1000 टू बी एज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन देन एग्रीमेंट इज। इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है तो उसको क्या कहा जा सकता है? इसी के क्वेश्चन को आप हिंदी में देखिए कह रहा है, ए ने 500 रुपये 5000 मूल्य का एक घोड़ा रुपीस 1000 में बी को बेचने के लिए करार करता है। ए ने करार के लिए अपनी स्वीकृति स्वतंत्र रूप से दी जाती है, तो ये करार क्या कहा जा सकता है? तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों यह एक संविदा का रूप ले लेगा और वह एक संविदा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं साथियों, Which one is the famous case relating with the जनरल ऑफर सामान्य प्रस्थापना से संबंधित कौन सा प्रसिद्ध वाद है आपके लिए? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी होगा, कार्निल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है और ये केस का नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों के लिए बिहार जुडिशरी से रिलेटेड और क्या कहते हैं उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड मैं केस लॉ के सीरीज आपके बीच में बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ, जो कि केस लॉ से आपसे एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं, consent will be said to be free when it is not caused by the coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. The term free consent has been defined in which section of the Contract Act? कंसेंट की बात करता है, सहमति स्वतंत्र तब कही जाएगी जब वो प्रपीड़न, असमयक असर, कपट, दुर्व्यवहार और भूल से प्रभावित नहीं है। स्वतंत्र सहमति पद संविदा विधि के किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो 35 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सेक्शन नंबर 14 में बताया गया है कि कंसेंट 13 में बताया गया है और 14 में बताया गया है फ्री कंसेंट, और वही फ्री कंसेंट के बारे में यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे मिलाते चलिए कि क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछ रहा है, क्या आपको ज़्यादा गहराई से तो घुस के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन का जो नेचर है, क्वेश्चन के नेचर को तो ये चेंज करके नहीं पूछ रहा है। यही ऑब्जर्व किया जाता है साथियों, जब प्रीवियस ईयर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको यही चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है, और इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए मैं आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आ रहा हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में साथियों कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन एक्ट ऑफ टॉट, मीन्स की टॉट करने के लिए कौन सा इसमें से सही, एक अपकृत्य के लिए कौन सा कथन सही है? तो जो 36 वाला का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 36 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबो। इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, सभी को पता है कि टॉट जो होता है सिविल रॉन्ग होता है। इट गिव्स अ राइट इन रेम होता है। ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉट, मीन्स कि जितने भी सिविल रॉन्ग होते हैं वो टॉट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं, देखिए टॉट से क्वेश्चन यहाँ पे गिरने लगा। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 में टॉट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज जो कह रहा है एक अपकृत्य दायित्व का निर्वहन भंग करना होता है। तो 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी होगा, ये होगा इम्पोज बाय द लॉ, ये विधि द्वारा अधिरोपित होता है, और उसी के बारे में ये बात कर रहा है टॉट वाला। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं, हु सेड दैट लाइबिलिटी इज लॉ, लाइबिलिटी इन लॉ ऑफ टॉट अराइजेस व्हेन ओनली व्हेन द रॉन्ग इज कवर्ड बाय एनी वन ऑफ द अदर नॉमिनेटेड टॉट के बारे में बात कर रहा है। किसने कहा था कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत दायित्व तभी बनता है जबकि दोष किसी एक या अन्य नामांकित अपकृत्य के अंतर्गत आता है? तो 38 का जो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, और ये किसके द्वारा कहा जाता है? ये सामंड महोदय के द्वारा ये बातें कही गई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 में बात कर रहा है क्वी फेसिड पर एलियम फेसिड पर से अ मैक्सिम इन लॉ ऑफ टॉट इज रिलेटेड टू क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर सी सूत्रवाक, मीन्स की अपकृत्य विधि के अंतर्गत लागू होता है। तो 39 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला है, मीन्स की जो प्रतिनिधिक दायित्व होती है, जो वाइकेरियस लाइबिलिटीज होती है, उसी वाइकेरियस लाइबिलिटी से ये क्या होता है? रिलेटेड होता है, ये जो मैक्सिम बताया जा रहा है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है साथियों यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है in a suit for damages on the ground of malicious prosecution what is requirement to do provide for the plaintiffs के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए द्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षति के लिए वाद लाने के लिए वादी द्वारा क्या सत्यापित करने की जरूरी है? तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है, 40 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा साथियों यहाँ पे डी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, ए वाला क्या कह रहा है दैट ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट्स की बात कर रहा है।
सेकंड में कह रहा है दैट द प्रोसिक्यूशन वाज इंस्टीट्यूटेड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। सी में कह रहा है प्रोसीडिंग फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन टर्मिनेटेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ के बारे में ये बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कह रहा है द मैक्स उबी जस इबी रेमेडियम मीन्स सूत्रवाक उबी जस इमी रेमेडियम का मतलब क्या होता है। तो साथियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी, जहां अधिकार है वहां पे उपचार है, उसी के बारे में बात कर रहा है। कौन मैक्सिम, उबी जस इबी रेमेडियम की बात कर रहा है। दोस्तों मैक्सिम से भी देखिए यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, जो कि 2017 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस केस इज रिलेटेड टू द एक्सेप्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ वॉलेंटाइन नॉन फेट इंजूरिया बेस्ड ऑन द रिकॉस्ट केसेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाद बचाव वादों के अधिकार पर वॉलेंटाइन नॉन फेट इंजूरिया सिद्धांत के प्रयोग के अपवाद से संबंधित है। तो जो आपका 42 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, ये किससे रिलेटेड है, ये हैनी वर्सेस हार्वुड से रिलेटेड है। हैंस वर्सेस हार्वुड से ये रिलेटेड आपका केस है। कौन सा, वॉलेंटाइन नॉन फेट इंजूरिया का जो मामला है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। इन विच केस द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज लेड डाउन। तो ये किस में कहा गया है, किस वाद के अंतर्गत पूर्व दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है साथियों, 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये बात बताई जाती है। MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बात बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। रेस इप्सा ल्यूकेटर इज रिक्वायर्ड फॉर रेस इप्सा ल्यूकेटर नियम है, ये किस चीज़ का नियम है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये एविडेंस लॉ का नियम होता है, मीन्स कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक क्या होता है, एक नियम होता है। क्या, रेस एपिसा ल्यूकेटर की बात हम करते हैं। सेक्शन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट इन द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस इज ऑफ, मीन्स की उपेक्षा अपकृत्य के अंतर्गत प्रतिवादी के द्वारा सावधानी का मानक उपेक्षा होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है साथियों, 45 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। रीजनेबल एंड प्रूडेंट मैन के बारे में बता रहा है। एक युक्त और कुशल व्यक्ति के द्वारा ये किया जा सकता है और उसी के लिए ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। The rules regarding to the principle of negligence was laid down in the leading case of, वह प्रमुख वाद जिसमें उपेक्षा से संबंधित सिद्धांत का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है आपका साथियों, किसके द्वारा किया गया था, ये डोंगुट वर्सेस स्टेनवेंसन, डोनेग वर्सेस स्टेवेंसन के मामले में ये बात कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, वेयर अ पर्सन विलफुल एंड विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन इज डीलिंग विद द गुड्स इन सच अ मैनर दैट अनदर पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट यूज ऑफ पोजीशन ऑफ द सेम इज द डिप्राइव्ड ऑफ दैट दिस इज नोन है। इसको क्या कहा जाएगा, जहाँ कोई व्यक्ति इच्छा से और बिना किसी औचित्य के किसी दूसरे व्यक्ति के सामान से इस प्रकार संव्यवहार करता है कि वह व्यक्ति जो इस सामान का तुरंत प्रयोग और कब्जे का अधिकार रखता है वह इससे वंचित होता है, उसे क्या कहा जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए मार्क किया जाएगा। टॉर्ट इस कंट्रावेंशन की बात करता है, संपरिवर्तन का अपकृत्य के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं साथियों। फॉर एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल इज रिक्वायर्ड की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे 48 का मार्क किया जाएगा, ये इसका डी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ऑल ऑफ द एबव की बात कर रहा है। देखिए हिंदी में क्वेश्चन क्या कर रहा है, कठोर दायित्व का नियम लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अब इसके चारों आंसर को देख लीजिए। चारों आंसर में कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जमीन पर खतरनाक वस्तु को रखना या इकट्ठा करना। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा जमीन का उपयोग अप्राकृतिक तरीकों से किया जाना। तीसरा, किसी व्यक्ति द्वारा इकट्ठा की गई या रखी गई खतरनाक वस्तु का जमीन से पलायन करना और क्षति या हानि पहुंचाने के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं साथियों। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, कौन सा कथन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अ पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्राइम एंड नॉट अ सिविल रॉन्ग्स, सी वाला सार्वजनिक उपद्रव अपराध है, सिविल दोष इसको नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं साथियों। द लीडिंग केस इन विच
इन विच द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस वॉज फाइनली स्टेब्लिश्ड इन। वह प्रमुख वाद जिसमें क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत प्रत्यक्ष जांच के आधार पर अंतिम रूप से निर्धारित किया गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है साथियों, 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। सी वाले में क्या कर रहा है, रीपालिम्स एंड फर्नेस विद एंड कंपनीज के बारे में बात कर रहा है। रीपालिस एंड फर्नेस विद एंड कंपनी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 की हम साथियों बात करते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड, इफ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द गुड हैव विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर प्रिस्क्राइब्ड देम। देखिए, विनिर्दिष्ट माल के विक्रय की संविदा में यदि संविदा के समय माल विक्रेता के ज्ञान में नहीं होता है तो नष्ट हो चुका है, तब उसको क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का साथियों जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड फॉर द बोथ ऑफ द पार्टीज के बारे में बात कर रहा है। संविदा दोनों पक्षकारों के लिए शून्य होता है और इसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं। In an agreement to sell the goods on the term that the price is to be fixed by the valuation of the third party, but such थर्ड पार्टी फेल्स टू मेक द वैल्यूएशन, देन क्या होगा। माल के विक्रय के करार में यह निबंध है कि इसकी कीमत तीसरे पक्षकार द्वारा किए गए मूल्य पर निर्धारित होगा, परंतु तीसरा पक्षकार मूल्यांकन करने में असफल हो गया, तब इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो जो 52 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और डी वाले में कह रहा है द बायर एंड द सेलर कैन नॉट मेक द वैल्यूएशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड के बारे में बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है साथियों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है सोहन अ फ्रॉडुलेंट पर्सन पोजिंग हिमसेल्फ ए रिस्पेक्टेबल पर्सन परचेज अ वैल्यूएबल रिंग फ्रॉम मोहन अ शॉपकीपर बाय गिविंग हिम अ चेक। द चेक वाज डिसऑनर्ड बट बिफोर द फ्रॉड कुड बी डिटेक्टेड। सोहन प्लेस द रिंग विथ Rohan with acted in good faith without notice or Sohan defeated of the title. What is the correct position? यहाँ पे पोजीशन पूछ रहा है, क्या करेक्ट पोजीशन होगा। अब देखिए हिंदी में क्वेश्चन क्या कर रहा है। सोहन जो एक कपटी व्यक्ति है ने अपने आप को सामान्य व्यक्ति दिखाते हुए दुकानदार मोहन को चेक देकर उसे एक मूल्यवान अंगूठी खरीदता है। चेक अनादरित हो जाता है, मीन्स कि जो चेक होता है वो डिसऑनर हो जाता है, परंतु इस कपट का पता चलने से पहले ही सोहन ने अंगूठी रोहन के पास गिरवी रख दी। रोहन ने सद्भावना में काम किया और उसे सोहन को एक हक में त्रुटि की सूचना नहीं दी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे ये आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो साथियों बी वाला मार्क किया जाएगा। रोहन्स टाइटल टू द रिंग इज गुड अगेंस्ट मोहन एंड द सोहन हेंस ही विल बी रिटर्निंग द रिंग की बात कर रहा है, मीन्स कि वो उसको रिटर्न क्या कर देगा, रिंग को रिटर्न कर देगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। अ टॉय डीलर डिस्प्ले इन हिज शॉप विंडो सम प्लास्टिक टॉय Kathputllis, be a child of 6 years of age was attracted to the toy. On one plastic toy, Kathputli was brought from the shop after discussion with the shopkeeper. While the child was using it, the toy, the Kathputli broken off and entered the left eye of the children, which had to be removed. The case is filed against the seller from the damages. This is the contraventions that. अगर इस प्रकार का कोई चीज़ हो जाता है तो क्या हो जाता है। अब देखिए हिंदी में क्वेश्चन को देखिए। हिंदी में क्वेश्चन कर रहा है, एक खिलौना बेचने वाला ने अपने दुकान की खिड़की में कुछ प्लास्टिक के गुलेल जैसे खिलौने सजा रखे थे। बी एक 6 वर्ष का बच्चा खिलौना की आकर्षित होकर दुकान की मालिक से वार्ता करने के बाद अपने प्लास्टिक का एक गुलेल जैसा खिलौना खरीद लिया। बच्चा इसे चला रहा था तो यह प्लास्टिक का गुलेल खिलौना टूट गया। इसके लिए क्या किया जा सकता है। अगर खिलौना टूट जाता है, अगर इस प्रकार का कोई प्रोविजन है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 है, इसका जो करेक्ट आंसर साथियों मार्क किया जाएगा वो ए वाला मार्क किया जाएगा। इट वाज अ सेल बाय द डिस्क्रिप्शन, उस पर सेल जो किया गया था वो डिस्क्रिप्शन के द्वारा किया गया था। हेंस द सेलर इज लाइबल फॉर द डैमेजेस, जो सेलर होगा वो लाइबल होगा डैमेजेस के लिए। एज द टॉय वाज नॉट टू द मर्चेंटेबल क्वालिटी, मीन्स की जो खिलौना था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था।
हिंदी में देख लीजिए, यह वर्णन द्वारा विक्रेता है, इसलिए विक्रेता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि खिलौना वाणिज्यिक क्वालिटी का नहीं था। मीन्स कि वो अच्छे क्वालिटी का नहीं था, बेस्ट क्वालिटी का नहीं था, इसीलिए वो खिलौना क्या हो गया, आसानी से टूट गया। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है और हमारे पास एग्जामिनेशन में टाइम जो है 2 ही घंटे का है, तो आपको क्वेश्चन जो पढ़ना है उसकी स्पीड को आपको बढ़ाना है। ए सोल्ड द गुड ऑन द क्रेडिट टू एंड डिलीवर द गुड्स टू द बायर, शॉपिंग एजेंट हु had put them on board a ship. How the goods were still with the seller. The buyer became insolvent. The seller, being unpaid, refused to return the good. Examining the following options and decided the correct ones की बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में देखते हैं। ए ने बी को उधार पर माल बेचा और माल का परिदत्त क्रेता के पोत परिवहन प्रतिनिधि को कर दिया, जिसे माल पोत पर लदवा दिया गया। बाद में माल की पुनः गांठें बनाकर पैकिंग के लिए माल विक्रेता को वापस कर दिया गया। माल अभी विक्रेता के कब्जे में ही था कि क्रेता दिवालिया हो गया। क्रेता को मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, इसलिए उसने माल वापस करने के लिए मना कर दिया। निम्न में से कौन सा विकल्प परीक्षण कर सही उत्तर दीजिए। इसमें से कौन सा विकल्प हमारा जो होगा सही होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 55 का है आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर होगा। थ्रू अ बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट बट द सेलर टू हैज लॉस्ट द राइट टू लियन ऑन गुड्स एंड गुड्स बिलोंग टू द बायर। और जो गुड्स था वो बिलोंग कर रहा था किससे, बायर से वो बिलोंग कर रहा था, उसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है, इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द ग्रेट एलिमेंट्री ऑफ निगोशिएबल इज इन द एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द पार्टी ऑनर कंडक्ट नॉट बाय द अनदर। अर्थ if they take bona fide and the for valuable, nobody can deprive you of when it is one of the following is the authority of the possession के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। रैपल वर्सेस बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 56 तक ही रखते हैं। 57 नंबर से क्वेश्चन जो हम लेकर के आएंगे वो सेकंड पार्ट में अपने लेकर के आएंगे 57 नंबर से रिलेटेड, और 57 के बाद जो भी हमारा क्वेश्चन बचा वो सेकंड पार्ट में हम लेकर के आते हैं। दोस्तों ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।